Hello friends, welcome to our channel ICSE Easy Learn. So today we are going to start our class 8 geography chapter number 1, that is interpreting topographical maps. Okay, so we are going to start this chapter and this is the part 1 for it. Okay, so let's see first of all that what are topographical maps. If we know that what are topographical maps, then only we can interpret them. Okay, so let's see first of all that what are topographical maps. Okay, so these are large scale maps. Okay, first keyword is that they are large scale maps that show both natural and man-made features. Okay, so these are the maps which generally show both the natural and man-made features. Okay, in a topographical map the shape of the land is generally shown by contour lines. Okay, so the shape of land, okay, shape of land is shown by contour lines. Okay, and we will study that what are contour lines as well. Okay, so a contour line is an imaginary line. Is an imaginary line means it doesn't exist in actually in our actual life, but it is only imaginary. Okay, we are imagining that line that connects all point having the same height above mean sea level. Okay, let's see. ओके, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि क्या हो रहा है कि मान लो कि एक ये पॉइंट है, ठीक है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, तो ये जो तीनों पॉइंट है ये सेम हाइट पे हमारे सी लेवल से, तो इनको जब हम कनेक्ट कर रहे हैं तो ये लाइंस बन रही है, इन्हें हम कहते हैं कॉन्टूर लाइंस. ठीक है, ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती है पर हम हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए इनको यूज करते हैं. ठीक है, since a topographical map is drawn to provide detailed information of a small area. ठीक है, तो हम topographical जो map होता है उसको हम यूज़ क्यों करते हैं, उनको यूज़ करते हैं हमें जब डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए एक स्मॉल एरिया की. ठीक है, a set of arbitrary लाइन्स इंस्टेड ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. लैटिट्यूड्स हमने पढ़ा था कि मान लो कि ये मैप है तो इसके अंदर लैटिट्यूड्स ये हो गई. ठीक है, और लॉन्गिट्यूड्स कैसी होंगी, लॉन्गिट्यूड्स वर्टिकल होंगे. तो इन लाइंस के बजाय क्या होते हैं टोपोग्राफिकल मैप्स के अंदर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड नहीं होते, पर क्या होते हैं ईस्टिंग्स और नथिंग्स होते हैं, ईस्टिंग्स और नथिंग्स. तो अभी हम ये देखेंगे कि ईस्टिंग्स और नथिंग्स क्या होते हैं. ठीक है, तो जो ये ईस्टिंग्स और नथिंग्स है ये क्या बनाते हैं, दे फॉर्म अ नेटवर्क या फिर हम कह सकते हैं ग्रिड ऑफ स्क्वायर. सो लेट्स सी. ठीक है, तो टोपोग्राफिकल मैप को हम टोपो शीट भी कहते हैं. ओके, तो टोपोग्राफिकल मैप यही होगा जिसके अंदर ये लाइंस होती हैं. ओके, जिसके अंदर लाइंस होती है और एक डिटेल हमें इंफॉर्मेशन मिलती है एक एरिया के बारे में. वी रीड अ टोपो शीट फ्रॉम द एक्सट्रीम साउथ वेस्ट ग्रिड और द ग्रिड एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. बिफोर स्टार्टिंग द फीचर्स ऑफ द ग्रिड सिस्टम हमें पहले पढ़ना होगा कि ईस्टिंग्स और नथिंग्स क्या होते हैं. तो देखो हमें फर्स्ट पॉइंट क्या बताता है कि जो वर्टिकल है, ठीक है, जो ये लाइंस वर्टिकल है इन्हें ईस्टिंग्स कहते हैं, इन्हें ईस्टिंग्स कहते हैं. और जो ये हॉरिजॉन्टल है इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें नथिंग्स कहते हैं. ठीक है, जब हमारे ईस्टिंग्स और नथिंग्स एक जगह पे मिलते हैं, ठीक है, और वो स्क्वायर बनाते हैं, उस स्क्वायर को हम कहते हैं ग्रिड स्क्वायर. जैसे कि मान लो ये है हमारी ईस्टिंग्स. ठीक है, ये है हमारे ईस्टिंग्स और अब मैं बना रही हूँ नथिंग्स. ठीक है, ईस्टिंग्स और ये हो गए हमारी नथिंग्स. ठीक है, आई थिंक यू गेट दैट नाउ. अब जो आप ब्लू से देख रहे हो, ठीक है, ब्लू जो आप कलर से देख रहे हो ये स्क्वायर बन रहा है. जब ईस्टिंग्स और नथिंग्स मिल रहे हैं एक जगह पे तो एक स्क्वायर बन रहा है ना, एक स्क्वायर बन रहा है. इस स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, इस स्क्वायर को हम कहते हैं ग्रिड स्क्वायर, क्योंकि ये एक ऐसा स्क्वायर है जो ग्रिड के द्वारा, ग्रिड मतलब कि इन लाइंस के द्वारा, इन लाइन के इंटरसेक्शन के द्वारा बनाया गया है. तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या है, जो ये वाली लाइंस है, जो ये वाली लाइंस है ये क्या है, दीज आर ईस्टिंग्स. ठीक है, ये क्या है, ये ईस्टिंग्स है. और जो ये वाली लाइंस है इन्हें हम क्या कहते हैं, नथिंग्स. ठीक है, और ये क्या बना रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे बना रहे हैं एक स्क्वायर. क्या बना रहे हैं यहाँ पे, कि स्क्वायर, या फिर हम कह सकते हैं ग्रिड स्क्वायर. क्या बना रहे हैं, ग्रिड स्क्वायर. ठीक है, तो ये हर जगह पे ग्रिड स्क्वायर बना रहे हैं. डू यू गेट माई पॉइंट.
और जो हमारे ग्रिड्स होती हैं उनका स्टार्टिंग पॉइंट, सबसे एक्सट्रीम पॉइंट होता है हमारा साउथ वेस्ट, मतलब कि साउथ वेस्ट। ओके, तो ये वाली ग्रिड, जो ये वाला पोर्शन होता है, ये हम कह सकते हैं रेफरेंस पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट या फिर एक्सट्रीम पॉइंट होता है, ठीक है, किसी भी ग्राफ का। The numerical value of Hastings increases eastward beginning from the southwest corner. Similarly, the numerical value of Nothings increase northwards. ठीक है, तो मान लो कि हमारी हमने ये देखा कि these are the Eastings and these are the Nothings, ठीक है। तो हम जब यहाँ से नीचे से ऊपर जाते हैं, ठीक है, और हम यहाँ से इस तरीके से जाते हैं, ओके, तो जैसे जैसे मान लो कि हम यहाँ से लग रहे हैं, स्टार्टिंग हमारे नीचे से हो रही है, तो जब आप इस ग्राफ के अंदर देखते हो, जैसे ये हमारी फर्स्ट क्या है, ईस्टिंग, ये सेकंड, ये थर्ड, ठीक है, जैसे जैसे ईस्टिंग उस साइड जा रही है, ठीक है, ये वाली ईस्टिंग की जो वैल्यू है वो कम होगी, और जो इस साइड वाली ईस्ट साइड वाली ईस्टिंग्स हैं, ठीक है, वर्टिकल लाइन जो ईस्ट साइड है उनकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है, और इस साइड वालों की कम होगी, ठीक है। ऐसे ही मैं नथिंग्स की बात करती हूँ, नथिंग्स हमारी ये है, जो नथिंग्स नीचे है, ठीक है, उनकी क्या होगी, उनकी जो वैल्यू है वो कम होगी। पर जैसे जैसे मैं ये नथिंग्स ऐसे होती हैं, मैं ऊपर जाऊंगी तो जो हमारे ऊपर वाली मीन्स ये वाली है, ठीक है, इनकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी, ओके। और जो ईस्टिंग्स हैं और नथिंग्स है, ठीक है, इनकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा 2 डिजिट नंबर के अंदर होती है, ठीक है, हमेशा 2 डिजिट नंबर के अंदर होती है, जैसे कि 0 1 0, कभी भी हम 1 2 3 ऐसे सिंपल नहीं लिखते, ठीक है, हम 0 1 0 2 0 3 इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। इवन 0 इज रीड एज, जब हम लिखते हैं ना 0, तो 0 को भी हम ऐसे 2 0 लिखते हैं, ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे 0 0 0 1, ठीक है, 0 9 तक ऐसे ही लिखेंगे, 0 9 तक ऐसे ही लिखेंगे, फिर अपने आप ही 2 डिजिट हो जाता है, 10 11, फिर तो 100 तक क्या होता है 99 तक 2 डिजिट रहते, क्योंकि 100 तो फिर 3 डिजिट हो जाता है। तो हमारी जो ईस्टिंग और नथिंग्स है वो भी कभी भी 3 डिजिट्स के अंदर नहीं होती, तो वो 0 0 से 9 9 तक होती है, ठीक है। व्हेन रेफरिंग टू अ ग्रिड, ईस्टिंग्स आर ऑलवेज स्टेटेड फर्स्ट। जब भी हम एक ग्रिड की बात करते हैं, हम जब भी ग्रिड बनाते हैं, ग्रिड मतलब कि ऐसे हम बना रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, ठीक है, किसको स्टेट करते हैं, सबसे पहले ईस्टिंग्स मतलब कि वर्टिकल लाइंस बनाते हैं, ठीक। Eastings and nothings on a topo sheet drawn on a scale of this are always 1:50,000 are always 2 centimeter apart, ठीक है। तो ईस्टिंग और नथिंग हमेशा जब हम टोपो शीट पे बनाते हैं तो वो 2 सेंटीमीटर की दूरी पर होती है, कितने सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर अपार्ट, विच मीन्स दे रिप्रेजेंट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। सो द एरिया ऑफ 2 × 2 सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट 1 × 1 ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो मान लो कि मैंने ये वाला एरिया ले लिया, ठीक है, हम ये वाला एरिया लेते हैं, तो इसकी जो इस साइड से भी 2 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, और इसकी ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, ओके। तो 2 सेंटीमीटर अगर मैं बना रही हूँ, 2 सेंटीमीटर लेंथ अगर मैं एक पेपर पे बना रही हूँ, इसका मतलब क्या है कि 1 किलोमीटर ऑन ग्राउंड, ठीक है, इसका मतलब 1 किलोमीटर, और अगर मैं यहाँ पे 2 कर रही हूँ तो इसका मतलब भी क्या, 1 किलोमीटर, ओके। तो अगर मैं 2 सेंटीमीटर इस साइड 2 सेंटीमीटर इस साइड कर रही हूँ एरिया, तो एरिया 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 × 1, हम इनको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इट मीन 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर स्क्वायर, okay, I think it's clear to you. So there are 2 type of grid references, 2 तरह की grid होती हैं, the 4 figure reference and the 6 figure। तो 2 तरह के grids होती हैं, एक होती है 4 figure reference और एक होती है 6 figure reference, ठीक है। पहले 4 figure reference देखते हैं। The 4 figure reference is used to locate places that fall within the numbered grid square. For example, the grid reference for the shaded square is the 4 figure diagram in 1705।
तो हम जो फोर फिगर रेफरेंस की बात करते हैं वो हम कब यूज करते हैं, जब हमें एक मान लो कि एक नंबर्ड ग्रिड है, इस ग्रिड जो ये ग्रिड है, ठीक है, इसके बीच के अंदर हमें कोई लोकेशन, इसके अंदर अगर हमें कोई लोकेशन चाहिए, फाइंड आउट करनी है, कोई जगह फाइंड आउट लोकेट करनी है, तो हम क्या यूज करेंगे, फोर फिगर रेफरेंस। ठीक है, जैसे कि ये वाली ग्रिड हमारे जो वर्टिकल है इसका नंबर क्या है 17, तो 17 हो गया, और ये वाले का क्या है अप टू विच इट इज 05। ठीक है, तो ये क्या है हमारी फोर फिगर है 1705 1705। ओके, और इस डायग्राम के अंदर ये क्या हमारा साउथ वेस्ट कॉर्नर है जो कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। नाउ नेक्स्ट इज अवर 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस इज यूज्ड टू लोकेट एन ऑब्जेक्ट सच एज, हमें वेल्स, पोस्ट ऑफिस, माइलस्टोन, टेम्पल एक ग्रिड स्क्वायर के अंदर दिखाने हो। ठीक है, अब जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम फोर ग्रिड वाला कर रहे हैं, तो हम क्या कह रहे हैं कि इस बॉक्स के अंदर, इस स्क्वायर के अंदर वो कहीं भी हो सकता है। ठीक है, पर जब हम 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस यूज करें तो हम इस स्क्वायर के अंदर भी बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन बता रहे हैं कि कहाँ पे वेल है, कहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, कहाँ पे माइलस्टोन है, कहाँ पे टेम्पल है। ठीक है, उस ग्रिड इस स्क्वायर के अंदर एक्चुअली है कहाँ पे, बिल्कुल पूरी एक्यूरेसी के साथ। ओके, सो the first 3 figure are the eastings while the last 3 are the nothings. So to get the 6 figure grid reference, हमें 6 figure grid reference करने के लिए क्या होगा, उसको फाइंड आउट करने के लिए यू नीड टू डिवाइड, हमें डिवाइड करना पड़ेगा ग्रिड स्क्वायर ऑन द टोपो शीट इनटू 10 इक्वल पार्ट। ठीक है, जो हमारा ग्रिड स्क्वायर है, ठीक है, उसकी जो टोपो शीट है उसको हमें 10 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना होगा। ओके, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली मीन्स हमें 10 पार्ट्स के अंदर किसको हम कह सकते हैं कि ईस्टिंग्स को, और 10 पार्ट्स के अंदर में नॉर्थिंग्स को, मतलब हमें इसको डिवाइड करना है। These figure will give you the third figure for the eastings and the sixth figure for the nothings. For example, the grid reference for the church is the 6 figure reference in this. So let's find out how. So to find this is actually not in your syllabus. We can say a fourth figure grid reference is very much easy. Okay, but for the 6th figure, for this you must need some of the diagrams, okay, some of the understanding. So it is not in your syllabus, but you must understand that it is used to find the accurate position. Okay, but for the extra knowledge, if you want that I'll make the video on the 6th figure also, then you can write that in the comment section. I'll surely make that on that also. Now next topic is representation of relief और एलिवेशन ऑन अ टोपो शीट यूजिंग कंटूर। तो जो कंटूर लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, उनको ड्रॉ करके, ठीक है, टोपो शीट पे हम कैसे बता सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ी हाइट में इंक्रीज है, यहाँ पे डिक्रीज है, तो हम वो कैसे शो कर सकते हैं, वो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं टोपो शीट के ऊपर। ओके, सो लेट्स सी सेवरल मेथड्स आर यूज्ड टू डिपिक्ट फिजिकल फीचर ऑन अ टोपो शीट। ओके, यूजिंग कंटूर्स इज द most common method of showing relief or elevation on topo sheet. We have already read that a contour line connect all points having the same height above mean sea level. So on a topo sheet there are several such lines with specific number that indicate the height of all the places connected by these lines. ठीक है, तो हमें पता है कंटूर लाइन इमेजिनरी लाइन होती है, और जो पार्टिकुलर कि मान लो कि सारे 0 डिग्री के 0 डिग्री लैटिट्यूड्स के हैं, ठीक है, हाइट के हैं, तो ये क्या करेगी, जो कंटूर लाइन्स है वो इनको ज्वाइन कर देगी। ठीक है, फिर 5 डिग्रीज वाले पॉइंट्स को, प्लेसेस को ज्वाइन कर देगी। तो ये है हमारी कंटूर लाइन्स। ठीक है, और टोपो शीट पे बहुत ज़्यादा लाइन्स होती हैं जो इंडिकेट करती हैं हाइट ऑफ ऑल प्लेसेस कनेक्टेड बाय दिस लाइन्स। ओके, सो न्यूमेरिकल वैल्यू कंटूर लाइन की डिफरेंट होती है। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे हम बिलो जाएंगे, तो जो वैल्यू है कंटूर लाइन्स की वो भी इंक्रीज और डिक्रीज होती रहेगी। द डिफरेंस in height between two adjacent contour line is known as the contour interval. ठीक है, मान लो कि एक कंटूर लाइन यहाँ से ड्रॉ हो रही है, एक यहाँ से हो रही है, तो इनके जो बीच डिफरेंस है
ठीक है, इनकी we can say that the difference between the values of two adjacent contour line is known as contour interval. ओके और हम कंटूर इंटरवल को वर्टिकल इंटरवल भी कहते हैं और हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट भी कहते हैं. ओके, सो द हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द स्केल ऑफ द मैप. ठीक है, हम हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट को कैसे मेजर करते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्केल. ठीक है, स्केल से हम मैप के ऊपर इनको कैलकुलेट करते हैं, इसकी वैल्यू को. द वैल्यू ऑफ द we can say HE means horizontal equivalent is less than the slope is steep and more when the slope is gentle. Okay, तो स्टीप और जेंटल का मतलब क्या होता है? देखो, अगर मान लो कि ये एक माउंटेन है, ठीक है, अगर इस माउंटेन की जो स्लोप है वो जेंटल मीन्स बहुत शार्प है, ठीक है, बहुत शार्प, बहुत जल्दी से अगर हम सामान ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं तो वो बहुत जल्दी आएगा, मीन्स बिल्कुल प्लेन है, ठीक है, तो बिल्कुल इंक्लाइंड है. तो अगर स्लोप इंक्लाइंड है, ठीक है, तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट है वो कम होगा. ठीक है, पर अगर हमारी स्लोप जेंटल है, स्लोप जेंटल का मतलब क्या है कि थोड़ी ऐसे कर्व है इस तरीके से, तो अगर हम ऊपर से कुछ गिरा रहे हैं तो उसको नीचे आने में टाइम लगेगा. ठीक है, अगर जो हमारी स्लोप है वो जेंटल है तो क्या होगा, जो हमारा हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट है वो क्या होगा, वो मोर होगा. Okay, so contour lines of the topographical map made by the Survey of India are always measured in meters. ठीक है, तो जो कंटूर लाइंस है हमारे इंडिया के टोपोग्राफिकल मैप के ऊपर, जो सर्वे ऑफ इंडिया ने बनाया हुआ है टोपोग्राफिकल मैप, वो मीटर्स के अंदर मेजर करते हैं. ठीक है, तो वो कंटूर लाइंस को किसके अंदर मेजर करते हैं? हमारे सर्वे ऑफ इंडिया इन मीटर्स. अब कुछ बेसिक कैरेक्टराइजेशन है कंटूर लाइंस की, लेट्स सी देम आल्सो. तो हम पढ़ चुके हैं कि जो कंटूर लाइंस हैं उनका फिक्स वर्टिकल इंटरवल होता है. ठीक है, तो उनका जो इंटरवल है मींस एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे ऐसे है तो अगली वर्टिकल लाइन 20 मीटर मान लो. ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, 20 मीटर के बाद होगी, फिर उससे अगली वाली भी 20 मीटर के बाद होगी, तो वो एक फिक्स इंटरवल है. क्या है? फिक्स इंटरवल है. ओके, दीज इंटरवल्स ऑन द मैप विल नॉट चेंज. ये इंटरवल मैप के ऊपर चेंज नहीं होंगे. वर्टिकल लाइन हर 20 मीटर के बाद होगी. ठीक है, तो ये फिक्स रहेंगे. दे डिपेंड ऑन द स्केल ऑफ द मैप एंड द रेंज ऑफ एलिवेशन इन द एरिया ऑफ द मैप. तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो कंटूर लाइंस का इंटरवल है, फिक्स इंटरवल है, वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि मैप का स्केल कितना है. ठीक है, और सेकंड की रेंज क्या है, कि कितने रेंज एलिवेशन मतलब कि हाइट बढ़ रही है और कितनी वो नीचे बिलो जा रही है. तो उसके हिसाब से भी हमारा जो डिफरेंस है, इंटरवल है, वो डिटरमाइन करता है. तो दो चीज़ें हैं जिन पे डिपेंड करता है हमारा इंटरवल, दो फिक्स वर्टिकल लाइंस के बीच का, वो है हमारा स्केल ऑफ मैप और रेंज ऑफ एलिवेशन इन द एरिया ऑफ द मैप, कि कितना वो बढ़ रहा है. ठीक है, कितनी हाइट बढ़ रही है. सेकेंड, कंटूर लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट वन अनदर, दे कुड मीट एंड टच एवरी अदर बट नॉट क्रॉस वन अनदर. ठीक है, तो क्या होता है कि कंटूर लाइंस एक दूसरे को मिल सकती हैं. ठीक है, ऐसे दोबारा क्लोज बना के मीट कर सकती है, पर वो कभी भी ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे पर मीट कर सकती है. सो ऑन अ टोपोग्राफिकल मैप एवरी फिफ्थ लाइन इज इवेंचुएटेड और ड्रॉन थिक. दिस इज नोन एज कॉन्टूर इंडेक्स. ठीक है, टोपोग्राफिकल मैप पे जो 1 2 3 4, तो मतलब इस तरीके से जो फिफ्थ लाइन होती है ना, फिफ्थ लाइन होती है जो, वो हमेशा क्या होती है, वो हमेशा थिक होती है, और इसे हम क्या कहते हैं? कॉन्टूर इंडेक्स कहते हैं. ठीक है, ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा कि जैसे अगर स्टीप होगा, ठीक है, अगर हमारा स्टीप होगा स्लोप, तो क्या होगा, जो हमारा एच ही है मीन्स हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट है वो कम होगा, पर अगर हमारा स्लोप जेंटल है तो वो ज़्यादा होगा. इसी तरीके से जो हमारा स्पेस है, ठीक है, दो कॉन्टूर लाइन का के बीच में जो स्पेस है वो क्या बताता है हमें? नेचर ऑफ द स्लोप. कैसे? अगर हमारी जो कॉन्टूर लाइन्स है वो एक दूसरे के बिल्कुल पास है, मान लो कि ये कॉन्टूर लाइन है, इसके बिल्कुल पास हमारी सेकंड है, तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि जो स्लोप है वो स्टीप है. ठीक है, कि वो बिल्कुल स्टीप है, बिल्कुल इंक्लाइंड है, बिल्कुल शार्प है.
बट इफ दे आर फार, पर मान लो कि एक यहाँ पे है और एक बहुत ही दूर है, इसका मतलब क्या है, तो इससे पता क्या चलता है कि हमारा जो स्लोप है वो क्या है, वो जेंटल है अगर ये दूर दूर है. ओके, सो इट इंडिकेट दैट द लैंड इज जेंटल. कॉन्टूर लाइन ड्रॉन एट इक्वल इंटरवल. पर अगर जो हमारे कंटूर लाइंस अगर वो इक्वल उसके ऊपर हो, इक्वल हम कह सकते हैं इंटरवल पे हो, तो हम क्या कहेंगे कि जो स्लोप है वो ना तो स्टीप है और ना जेंटल है. और उस तरीके के स्लोप को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्लोप, क्योंकि वो ना ही ज़्यादा स्टीप है और ना ही ज़्यादा जेंटल है. Now the last portion of this part 1 as a quick facts. Okay, so जो हमारी टोपो शीट्स होती हैं वो 3 मेन पार्ट के अंदर होती है. ठीक है, इंडिया के अंदर हम उनको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं. फर्स्ट होती है हमारी मिलियन शीट, सेकंड होती है क्वार्टर इंच शीट और थर्ड होती है 1 इंच शीट. ठीक है, तो मिलियन शीट के अंदर क्या होता है कि जो हमारी शीट होती है, ठीक है, उसका स्केल कितना होता है. हमारी जो शीट है उसका स्केल होता है 1 we can say that 10 lakh. okay, और we can say 1 million. इसीलिए इसे हम मिलियन शीट कहते हैं. 1:मिलियन और 1:10 lakh. ठीक है, और अगर ये है इसका मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर के इक्वल है. 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर के इक्वल है. ठीक है, तो हमारे जो पूरी इंडिया की हमारी इंडिया जो पूरी कंट्री है उसके अंदर सिर्फ 36 शीट्स बनी है. क्यों? क्योंकि सी द मिलियन शीट है, तो हमारे इंडिया के अंदर टोटल 36 शीट हैं जो पूरे इंडिया को कवर कर लेती हैं. सो द मिलियन शीट आर नंबर्ड सच एज शीट नंबर 45, 46. तो मिलियन शीट कैसे नंबर करते हैं हम इनको, लाइक 45, 46, 47 एंड सो ऑन, मीन्स 45 से स्टार्ट होती है. ओके, और जो सेकेंड है हमारी क्वार्टर इंच शीट, इसका स्केल होता है 1, वी कैन से 1:, सो यहाँ पे होता है 1:2,50,000. 2,50,000. ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 2.5 किलोमीटर के इक्वल होता है. और यहाँ पे हम नंबर कैसे देते हैं, शीट नंबर 45, 46, 47 और ऐसे. पर क्वार्टर इंच को हम कैसे नंबर देते हैं, A to P. अब हमारा थर्ड पार्ट है 1 इंच शीट. इसका क्या होता है 1:50,000. ओके, और यहाँ पे क्या होता है कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. ठीक है, और इनका नंबर कैसे होता है 1, 2, 3 to 16. तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. तो हम जब इन तीनों को कंबाइन करते हैं तब हमारा एक टोपोग्राफिकल और या फिर हम कह सकते हैं हमारी तब जाके एक टोपो शीट बनती है. ठीक है, जब हम इन तीनों को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं. सो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. फर्स्ट में से हमारा क्या होगा, फर्स्ट में नंबरिंग हम देंगे 45. तो फर्स्ट ग्रुप में से हमने ले लिया नंबर 45. सेकंड में क्या होगा, A to P. A to P में से कुछ भी ले लो, D ले लिया. उसके बाद डिवाइड बाय, इस तरीके का साइन लगाएंगे. 1 इंच शीट में से हम क्या ले लेते हैं, कुछ भी 1 to 16 कोई भी नंबर लो. मैंने यहाँ पे 1 लिया. ठीक है, तो ये क्या एक एग्जाम्पल है टोपो शीट की नंबरिंग का. ठीक है, तो इस तरीके से जब तीनों ग्रुप की नंबरिंग मिलती है तो इस तरीके से हम कह सकते हैं टोपो शीट का नंबर होता है. ठीक है, इस तरीके से कुछ. So I think you understood all the things very well. So these we can say identification of simple landforms we will do in our next video. So I hope you understood all the things which we did in our part 1 or this video. I hope that, and if you like this video and you understood the concepts very well, then you can write that in the comment section, so that we will also come to know that you are understanding, you are learning something. And also like this video and share it with all your friends. And for more of these type of videos you can subscribe to our channel ICSE Easy Learn. So meet you in the next video. Bye bye.